आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। सोरेन समय पर नहीं रुक सका और केवल विलाप कर सका तथा आरव का पीछा कर सकता था। कुछ पल बाद एक आवाज सुनाई दी। मुझे आश्चर्य है कि इस सर को क्या चाहिए। औषधीय गोलियां, हथियार, मार्शल तकनीक, साधना विधियां, हमारे जेड पवेलियन में वो सब कुछ है जो कोई चाहता है। आरव धीरे धीरे जेड पवेलियन में चले गए। ये वास्तव में अपने नाम के अनुरूप था। यहां सुंदर प्रदर्शनों की एक चमकदार श्रृंखला थी। वास्तव में कहा जा सकता है कि यहां वो सब कुछ है जो कोई चाहता है। ऐसी कई चीजें हैं जो बाहरी दुनिया में नहीं देखी जा सकती। इस जगह में मूल रूप से वो सब कुछ था, बस उनकी कीमतें बहुत ज्यादा थी। आरव ने दरवाजे में प्रवेश करने के बाद थोड़ी देर तक भ्रमण किया और एक बहुत ही सुंदर महिला उनका स्वागत करने के लिए आई। शब्दों के भीतर वास्तव में एक हल्की मोहक अनूठी थी। आरव ने तुरंत पुष्टि की कि इस महिला ने निश्चित रूप से पहले मोहक कलाओं का अभ्यास किया था। इसके अलावा उसकी सिद्धियां कानून नहीं थी। आम लोग जो अंदर प्रवेश करते हैं वे शायद अनजाने में इसके शिकार हो जाते हैं और स्वेच्छा से कुछ चीजें खरीद लेते हैं। आरव की दिव्य आत्मा अतुलनीय रूप से संयमित थी। साधारण मोहक कौशल उसकी सर्वज्ञ आंखों में कैसे प्रवेश कर सकता था। मैंने सुना है कि इस जेड पवेलियन के अंदर सबसे अविश्वसनीय चीज 1000 क्वेरी वाल है। अशोक नगरी में ये मेरी पहली यात्रा है, लेकिन मैं इसकी प्रसिद्धि के कारण भी आया हूं। आरव ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। जब लड़की ने देखा कि आरव की आंखों में बिल्कुल भी मैलापन नहीं है, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। इतनी छोटी उम्र और वास्तव में एकाग्रता की ऐसी शक्ति, संभवतः वो सरल नहीं था। इस महिला ने अनगिनत लोगों को पढ़ा था और पहली नजर में ही आरव की असामान्यता को पहचान लिया। तो सर 1000 क्वेरी वाल को चुनौती देना चाहते हैं, ये सुनीता नहीं बता सकती। कृपया इस तरह से, सर। उस लड़की का नाम सुनीता थी। सुनीता आरव को सीधे पीछे के हॉल में ले आई। कुछ चक्कर लगाने के बाद यह वास्तव में उज्जवल और खुला हो गया। आरव के सामने एक विशाल इमारत था और इस विशाल इमारत में सबसे अधिक आकर्षक कई सौ फीट ऊंचे रैक थे। अलमारियों में कुल 7 स्तर थे। प्रत्येक स्तर पर श्रेणियों में क्रमबद्ध कई टैग थे। हालांकि जितना ऊपर गया अलमारियों पर टैग उतने ही कम थे। बहुत स्पष्ट रूप से जितना ऊपर गया उतनी ही कठिन समस्याएं जो उन टैगों का प्रतिनिधित्व करती थी। आरव ने सरलता से सफाई की। सबसे ऊपरी स्तर की शेल्फ पर केवल 100 से अधिक टैग थे। मिस सुनीता, मैं इस 1000 क्वेरी वाल को चुनौती देना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई प्रतिबंधात्मक शर्तें हैं? आरव ने पूछा। सुनीता ने मधुरता से मुस्कुराते हुए हजारों आकर्षणों के साथ कहा, 1000 क्वेरी वाल को चुनौती देने में कोई प्रतिबंध नहीं है। जब तक आपके पास पर्याप्त ऊर्जा पत्थर है, आप सभी प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। आरव ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो ये अच्छी बात है। क्या मैं जान सकता हूं चुनौती देने के लिए कितने ऊर्जा पत्थरों की आवश्यकता होती है? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, चुनौती दिए गए विभिन्न स्तरों के अनुसार फीस भी समान नहीं है। ओह, मुझे आश्चर्य है कि 7वें स्तर को चुनौती देने के लिए कितनी ऊर्जा पत्थरों की आवश्यकता होती है? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुनीता की मुस्कान जमने से नहीं रुकी। इस लड़के की आवाज बहुत बड़ी थी। मुंह खोला और तुरंत ही 7वां स्तर आ गया। यह जानना जरूरी था कि 7वें स्तर की सारी समस्याएं साल दर साल धूल खा रही थी। कुछ समस्याएं तो कई हजार सालों से वहां रखी हुई थी। इन 1000 सालों के दौरान अशोक नगरी ने कितने किमिया संप्रभु को जन्म दिया, लेकिन इनमें से एक भी किमिया संप्रभु विशेषज्ञ उन सवालों का जवाब नहीं दे पाया। यह देखा जा सकता था कि यह 7वां स्तर कितना विकृत था। हालांकि आरव की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम थी। सुनीता को नहीं लगा कि आरव 7वें स्तर के सवालों का जवाब दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सुनीता सर को नीचा दिखा रही है, लेकिन बात बस इतनी है कि 7वें स्तर की प्रश्न थोड़ी ज्यादा कठिन है। सर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में है। इसे देखें तो आपको 4थे स्तर को चुनौती देना ठीक होगा। अगर सर 4थे स्तर को चुनौती देना चाहते हैं तो ये 500 मध्यम श्रेणी की ऊर्जा पत्थर है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास ऊर्जा पत्थर है। मिस सुनीता को मेरे साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं आज सिर्फ किंवदंती 1000 क्वेरी वाल को देखने के लिए आया हूं। सबसे कठिन समस्याओं का अनुभव करने के लिए
कुछ ऊर्जा पत्थर खर्च करना, मैं तैयार हूं। सुनीता ने अपने दिल में उसकी आलोचना की। इस लड़के के पास वाकई बहुत पैसा है, जिसे खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए यहां आ गई। लेकिन सतह पर सुनीता ये नहीं कहेगी। किसी व्यक्ति को उसकी उदारता के कारण अनावश्यक पैसा खर्च करने के लिए धोखा देना, वो उन्हें लेने के लिए तैयार होगी। इसके अलावा सुनीता जानती थी कि ऐसे असाधारण धनी लोग दुर्लभ थे। फिर भी ऐसे 1 या 2 लोग थे जो हर समय दिखाई देते थे। जितना आगे बढ़ो, ये स्वाभाविक रूप से अधिक महंगा हो जाता है, लेकिन पुरस्कार भी अधिक प्रचुर मात्रा में है। यदि ये 7वां स्तर है तो प्रति प्रश्न टैग के लिए 100 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर, सुनीता ने कहा। यहां तक कि आरव के लिए भी। जब उसने ये सुना तो उसका चेहरा बदल गया। 4था स्तर 500 मध्यम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर था, जो उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर के 5 टुकड़े भी थे। लेकिन 7वें स्तर पर कीमतें वास्तव में 20 गुना बढ़ गई। ये बस ऊर्जा पत्थर की लूट थी। कोई आश्चर्य नहीं कि सोरेन ने कहा कि ईयर परिवार तब तक अमीर था जब तक वे पानी की तरह बहते नहीं थे। ऐसी फीस, अमीर न होना मुश्किल था। उसने वहां से 100,000 मध्यम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर जीते। इसे जोड़कर ये 10 टैग के बदले में भी पर्याप्त था। ये वास्तव में एक घोटाला था। आरव के हावभाव देखकर सुनीता के मन में घृणा की भावना भर गई। देहात का एक गवार, कीमत से ही डर गया, है ना? 100 उच्च श्रेणी की ऊर्जा पत्थर कोई छोटी रकम नहीं थी। 7वें स्तर की समस्याओं को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करना वाकई बहुत बेकार था। लेकिन सुनीता ने वाकई लोगों को 7वें स्तर की समस्याओं को देखने के लिए पैसे बर्बाद करते देखा था। लेकिन बहुत साफ था कि उसकी आंखों के सामने इस लड़के में इतनी ताकत नहीं थी। हे, मैं देख रहा हूं कि सर बहुत आकर्षक दिखने वाले आदमी हैं। शायद आप वाकई 7वें स्तर की समस्याओं को हल कर सकते हैं। क्यों ना आप इसे आजमाएं? सुनीता के शब्द चापलूसी जैसे लग रहे थे। दरअसल ये एक मजाक था। हालांकि सुनीता को लगा कि आरव कोई साधारण नहीं है, लेकिन इस हद तक बातचीत करके उसने आरव को पहले ही मूर्खों की श्रेणी में डाल दिया था। शायद सिर्फ मूर्ख ही उसकी मोहक कलाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, है ना? आरव सुनीता के शब्दों का अर्थ कैसे नहीं समझ सकता था, लेकिन उसे वास्तव में परवाह नहीं थी। अगर मैं सवाल का जवाब देता हूं तो क्या मैं तुरंत इनाम ले सकता हूं? आरव ने फिर पूछा। है, ये लड़का बेवकूफ है ना? क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम 7वें स्तर के सवालों का जवाब दे सकते हो? लेकिन एक अमीर मूर्ख जो तुमसे पैसे नहीं कमाता, वो बर्बादी होगी। मन ही मन सोचा। तुरंत सुनीता ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल। सवालों के मालिकों ने इनाम जमा कर दिए हैं हमारे जेड पवेलियन के पास। जब तक लोग सवाल का जवाब दे सकते हैं, इनाम उनके होंगे। आरव ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तो ये अच्छी बात है। पहले मुझे 10 प्रश्न टैग दो। जैसा कि उसने कहा, आरव ने लापरवाही से वो स्टोरेज रिंग फेंक दी जो उसने पूर्व से जीती थी। 10, ये 1000 उच्च श्रेणी की ऊर्जा पत्थर है। सुनीता का दिमाग थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो गया था। उसने पहले भी ऐसे कीमियागर देखे थे जो सिर्फ 7वें लेवल की समस्याओं को देखने के लिए पैसे खर्च करते थे, लेकिन उसे कभी ऐसा ग्राहक नहीं मिला था जो तुरंत 10 टैग मांगने के लिए मुंह खोलता है। क्या पैसे बर्बाद करने का यह तरीका बहुत ज्यादा बेकार नहीं था? आरव ने सिर हिलाया और कहा, इस स्टोरेज रिंग में मौजूद ऊर्जा पत्थर को जोड़ने पर लगभग 1000 उच्च श्रेणी की ऊर्जा पत्थर होनी चाहिए। आप चेक कर सकते हैं। सुनीता ने अपनी दिव्य इंद्री को उसमें डाला और संक्षेप में गिनती की। वास्तव में ये 1000 उच्च श्रेणी की ऊर्जा पत्थर थी। सुनीता ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाई और उसने खुद से सोचा, फिजूल खर्ची। ये वाकई फिजूल खर्ची थी। एक बार में 1000 उच्च श्रेणी की ऊर्जा पत्थर कमाकर आज का कमीशन छोटा नहीं था। सुनीता भी अपने दिल में खुद पर बहुत गर्व करती रही। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सर वाकई बहुत शानदार तरीके से पेश आते हैं। पहले यहां आकर अपना अल्केमिस्ट बैज रजिस्टर करवाएं, फिर टैग चुन सकते हैं। आरव ने सिर हिलाया और रजिस्टर करवाने के लिए सुनीता के पीछे पीछे एक तरफ चली गई। जब उसने देखा कि आरव ने हाई रैंक वाले अर्ध किमिया राजा का बैज निकाला है, तो सुनीता की अभिव्यक्ति एक बार फिर से कठोर हो गई। इतना युवा हाई रैंक वाला अर्ध किमिया राजा? आरव ने रजिस्टर करना समाप्त किया और ऐसा लगा कि उसे कुछ सूझा। उसने मुस्कुराते हुए सुनीता से कहा, ओह ठीक है, तुम्हें बताना भूल गया। जल्दी करो और जेड पवेलियन के मैनेजर को सूचित करो कि वह थोड़ा और ऊर्जा पाथर तैयार करे। अन्यथा मुझे डर है कि तुम सभी के पास कुछ समय में भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। सुनीता ने अपनी आंखों से आरव को एक अजीब नजर से देखा। अब उसने आखिरकार पुष्टि कर दी कि यह व्यक्ति मूर्ख है, या शायद ये आरव एक उतावला व्यक्ति था जो दूसरे व्यक्ति का मतलब नहीं समझता था। 7वें स्तर पर आधे से अधिक प्रश्न ऐसे थे जो 1000 वर्षों से पीछे छूट गए थे। बाकी आधे सवाल भी कुछ शीर्ष कीमिया पथ पावर हाउस ने 1000 साल के भीतर छोड़े थे। बिना शिखर कीमिया
संप्रभु शक्ति और क्षेत्र के, इसे हल करना असंभव था। सामने वाला लड़का मात्र 16 या 17 साल का था। प्रश्न हल करना तो दूर, वो उन्हें समझ सकता था या नहीं, ये भी एक मुद्दा था। ऊर्जा पत्थर तैयार करें? तुम मजाक कर रहे हो? ये 1000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर, बड़ी बहन इसे तुम्हारी जगह स्वीकार करेंगी। अचानक पंजीकरण के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की अभिव्यक्ति बदल गई और सुनीता को देखा। सुनीता समझ गई और करीब आ गई। देखो, ये लड़का और वो बूढ़ा एक ही संप्रदाय से हैं। स्काई मैपल का मामला अभी शांत हुआ था। जेड पवेलियन 10 राज्य संगठन संप्रदाय, इन 3 शब्दों के प्रति बहुत संवेदनशील था। इसलिए उस कर्मचारी ने तुरंत कुछ गड़बड़ देखी। जब सुनीता ने जांच की तो आरव की पृष्ठभूमि वास्तव में 10 राज्य संगठन संप्रदाय थी। इससे सुनीता के दिल में और भी घृणा भर गई। किमिया राजा का भी ख्याल रखा गया। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र और अर्ध किमिया राजा का बच्चा क्या कर सकता था? सुनीता ने उस कर्मचारी को एक नजर देखा। कर्मचारी समझ गया और चला गया। लेकिन सुनीता खुद मुस्कुराते हुए आरव के सामने आई। मुझे आश्चर्य है कि सर कौन से टैग चुने जा रहे हैं? 7वें स्तर पर कुल 136 टैग हैं, नंबर 1 से नंबर 136 तक। नंबर 1 सबसे लंबे समय तक 1000 क्वेरी वाल पर छोड़ा गया प्रश्न है, और यह भी कि यह प्रश्न सबसे कठिन माना जाता है। सबसे हाल ही में नंबर 136 है, तब से यह पहले से ही 5 साल है, और इसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष लॉर्ड राजकिशोर ने जारी किया था। इनाम 1500 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर है, सुनीता ने आरव को मुस्कुराते हुए समझाया। सुनीता और उस कर्मचारी के व्यवहार, आरव ने यह सब देखा, लेकिन आरव ने नहीं जानने का नाटक किया। ऐसा ही है हो? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि टैग जितना आगे होगा इनाम की राशि उतनी ही अधिक होगी? आरव ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा ही है। नंबर 1 टैग के लिए इनाम पहले ही आज तक 5 मिलियन उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर तक पहुंच चुका है। मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह एक खगोलीय आंकड़ा है। यह सिर्फ नंबर 1 टैग कई हजार सालों से पहले से ही है, लेकिन कोई भी इसे हल नहीं कर सका, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता के दिल में अविश्वसनीय रूप से घृणा थी। यह वास्तव में एक मेंढक था जो हंस के मांस के लिए लालायत था। प्राचीन काल से कितनी बड़ी शक्तियां नंबर 1 टैग में समस्या को हल करना चाहती थी। उनमें से कुछ प्रमुख शक्तियों की कमी नहीं थी जो दिव्य क्षेत्र में चढ़ गई, लेकिन आज तक नंबर 1 टैग अभी भी चुपचाप रैक पर था। नंबर 1 टैग को हल करना इतना आसान कैसे हो सकता है? आरव ने यह सुनकर थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तो पहले मुझे नंबर 127 से नंबर 136 तक के टैग दो। मैं पहले उन्हें मजे के लिए हल करूंगा। मजे के लिए? है, थोड़ी देर में रोना मत। अपनी उम्र से भी कम उम्र में जेड पवेलियन में जाकर जंगली हरकतें करने की हिम्मत करना। ये 1000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर शायद आपके संप्रदाय के लिए भी छोटी रकम नहीं है ना? सुनीता मन ही मन व्यंग किया। सुनीता ने मन ही मन आरव के दुर्भाग्य पर खुश होना शुरू कर दिया। जब से उसने आरव की पहचान जानी, सुनीता आरव के प्रति जरा सा भी अनुकूल प्रभाव डालने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर में एक कर्मचारी आया जिसने 7वें रैक से आखिरी 10 टैग उतारे और आरव के सामने पेश किए, और इस कार्रवाई ने भी काफी हलचल मचाई। ये मुख्य हॉल बहुत बड़ा था और इसमें 10,000 लोग बैठ सकते थे, और घटनास्थल पर मौजूद कीमियागर भी शायद हजारों में थे। इसके अलावा जो लोग चुनौती के लिए 1000 क्वेरी वाल में आने की हिम्मत करते थे, वे ज्यादातर दिल से घमंडी और व्यवहार में भी घमंडी होते थे। वे शुरू से ही कुछ ताकत वाले लोग थे। बेशक ये लोग अपनी ताकत के हिसाब से टैग चुनते थे। टैग पर संबंधित समस्या का सारांश होगा। ये कीमियागर इन सारांशों के अनुसार सभी समस्याओं का चयन करेंगे। किसी ने भी आरव की तरह बनने की हिम्मत नहीं की। समस्याओं को चुनौती देने के लिए स्तरों को पार किया। आखिरकार किसी की ऊर्जा पत्थर भी गोभी नहीं थी जिसे बस जेड पवेलियन पर फेंक दिया जाए। उपस्थित कीमियागरों में सबसे ऊंचा भी सिर्फ एक शिखर था, किमिया राजा। अगर किमिया के लोगों को इसकी जरूरत नहीं होती तो वे यहां नहीं आते। इसलिए इन लोगों के लिए 7वां स्तर वस्तुतः एक निषिद्ध क्षेत्र जैसा अस्तित्व था। इसे थोड़ा अनुभव करने की इच्छा के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो 7वें स्तर को चुनौती देने की हिम्मत रखता हो। और आरव ने एक ही बार में 10 टैग खींचे, जिससे भीड़ में सनसनी फैल गई। 7वें स्तर के 10 टैग? क्या वो पागल है? यहां तक कि लॉर्ड राजकिशोर और सिटी लॉर्ड भी एक ही बार में 10 7वें स्तर के टैग को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? है, ये भी नहीं पता कि ये किस अमीर और प्रभावशाली परिवार का युवा स्वामी है। ये बहुत बड़ा जुआ है। 10 टैग? क्या वो समझ सकता है? ये लड़का बहुत छोटा है। शायद इसे ये भी नहीं पता कि कीमिया कौशल क्या होते हैं। कितना अफसोस है। इन 10 टैग के साथ मुझे अपना ज्ञान बढ़ाने देना कितना अच्छा होगा। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें इसका थोड़ा अनुभव करने दूं? क्या ये फिर भी व्यर्थ नहीं है? एक पल के लिए कई लोगों की निगाहें आरव की ओर उठीं, लेकिन अधिकांश लोगों के चेहरे पर घृणा थी।
आखिरकार एक अमीर व्यक्ति इस तरह से बड़ी रकम खर्च करके हर जगह दूसरे लोगों की ईर्ष्या का लक्ष्य था। दरअसल आरव वास्तव में कोई महापुरुष नहीं था, लेकिन चूंकि आयर परिवार ने उसके सिर के ऊपर से जमीन खोदने की हिम्मत की थी, इसलिए वो आयर परिवार को उसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। अशोकनगरी के एक शासक के रूप में आरव को विश्वास नहीं हुआ कि आयर परिवार को यह नहीं पता था कि उसे नगर के स्वामी का निमंत्रण मिला है। फिर भी आयर परिवार ने उसे भड़काने की हिम्मत की। फिर उसे दूसरे पक्ष को मुंह दिखाने की जरूरत नहीं रह गई। सर, ये 10 टैग है जिन्हें आपने चुना है। टैग से चिपके बॉक्स में एक जेड स्लिप है और नियोक्ता द्वारा उठाया गया प्रश्न जेड स्लिप के अंदर है। आपको बस खाली जेड स्लिप में उत्तर लिखना है। हमारे जेड पवेलियन में 3 किमिया संप्रभु से बनी एक सलाहकार टीम है जो जिम्मेदार होने में माहिर है उत्तरों का मूल्यांकन करने के लिए। जब तक आपका उत्तर सलाहकार टीम से पास हो जाता है, तब तक आपको ऊर्जा पत्थर का इनाम मिलेगा। हमने आपके लिए शांत अतिथि कक्ष तैयार किया है। सर, अतिथि कक्ष में जाकर धीरे धीरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, सुनीता ने मुस्कुराते हुए समझाया। हालांकि सुनीता के दृष्टिकोण से इस तरह का स्पष्टीकरण बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। ऐसे बेवकूफ से मिलने के बाद फिर भी एक संगत सेवा प्रदान करना बेहतर था। आरव ने सुनीता को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, जो मुस्कान नहीं थी। यह कहने का मतलब है कि अगर मैं सही उत्तर देता हूं तो यह परामर्श टीम कह सकती है कि मैं गलत हूं। सुनीता के चेहरे का भाव बदल गया। उसके चेहरे पर मुस्कान कुछ हद तक कठोर हो गई। आरव के शब्द स्पष्ट रूप से स्काई मैपल की ओर निर्देशित थे। वास्तव में स्काई मैपल ने वास्तव में प्रश्न का उत्तर दिया था, लेकिन परामर्श दल ने फिर भी उसके उत्तर को अस्वीकार कर दिया। यही कारण था स्काई मैपल गुस्से में जेड पवेलियन के साथ विवाद कर सकता था। सर, यहां क्या कह रहे हैं? हमारे जेड पवेलियन की प्रतिष्ठा पूरी अंतहीन दुनिया में प्रसिद्ध है, वरना हमारे यहां इतने सारे विशेषज्ञ कैसे पुरस्कार जारी कर सकते हैं? हमारे जेड पवेलियन की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने की हिम्मत कभी किसी ने नहीं की। सुनीता के शब्दों में पहले से ही कुछ धमकी थी, लेकिन आरव ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां पहली बार आया हूं। मैं वास्तव में आपके जेड पवेलियन की प्रतिष्ठा पर इतना विश्वास करने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए मैं आपके परामर्श समूह में एक और व्यक्ति को जोड़ना चाहता हूं। सुनीता ने जब यह सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया। सर, क्या यह संभव है कि आप यहां परेशानी खड़ी करने आए हैं? हमारी परामर्श टीम में 3 किमिया संप्रभु विशेषज्ञ हैं। उनके साथ जुड़ने के लिए कौन योग्यता रखता है? सुनीता की आवाज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि एक वृद्ध आवाज सुनाई दी। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बूढ़े व्यक्ति के पास ये योग्यता है। ये मास्टर गंगाधर है। वो यहां क्यों है? मास्टर गंगाधर एक अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बुजुर्ग हैं। एसोसिएशन में ड्यूटी पर होने के अलावा वो शायद ही कभी दिखाई देते हैं। वो यहां क्यों आए? क्या ये हो सकता है कि वो इस युवा के लिए यहां आए हैं? ये युवा आखिर कौन है? आगमन वास्तव में गंगाधर का था। जाहिर है कि आरव अकेले जेड पवेलियन में मूर्ख बनकर नहीं भाग सकते थे। ये दूसरों का क्षेत्र था, दूसरे लोगों का अंतिम निर्णय होता था, चाहे कुछ भी हो। अल्केमिस्ट एसोसिएशन सांसारिक विचारों से ऊपर था। यहां आना बहुत बढ़िया था। आने से पहले आरव ने सोरेन से कहा कि वो गंगाधर को यहां बुलाए ताकि वो उसका साथ दे सके। हालांकि उस दिन आरव का रवैया बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन गंगाधर की प्रतिभा की प्यास को देखते हुए सबसे अधिक संभावना है कि वो ये मदद करने के लिए तैयार थे। जैसी कि उम्मीद थी, गंगाधर वास्तव में आए। लेकिन ये उपकार आरव को याद रहेगा। भविष्य में स्वाभाविक रूप से पारस्परिकता होगी। मास्टर गंगाधर, आप यहां क्यों हैं? जब सुनीता ने गंगाधर को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति कुछ अस्वाभाविक हो गई। अल्केमिस्ट एसोसिएशन जेड पवेलियन के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, यह कोई शुभ संकेत नहीं था। इसके अलावा गंगाधर का दर्जा बहुत ऊंचा था। वो ऐसा नहीं था जिसे वो संभाल सके। इस बूढ़े ने सुना है कि कोई व्यक्ति 1000 क्वेरी वाल के 7वें स्तर को चुनौती दे रहा है। इस तरह के भव्य आयोजन को स्वाभाविक रूप से नहीं छोड़ा जा सकता है, गंगाधर ने शांत भाव से कहा। लेकिन सुनीता को समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। ठीक इसी समय एक आवाज सुनाई दी, मास्टर गंगाधर अपनी भव्य उपस्थिति से हमें सम्मानित कर रहे हैं। ये वास्तव में जेड पवेलियन का बहुत सम्मानित करता है। हालांकि मास्टर ने कहा कि आप पहले परामर्श टीम में शामिल होना चाहते थे। क्या यह अनुचित नहीं है? आगतुक काले वस्त्र पहने हुए था। उसकी शक्ल काफी जवान लग रही थी। उसकी छाती पर एक बिल्ला लगा हुआ था। वो आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम श्रेणी का अर्ध किमिया राजा था। आरव की आंखें सिकुड़ गई। किसी दुर्घटना को छोड़कर यह व्यक्ति संभवतः तीसरा युवा मास्टर आयर था। गंगाधर ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां केवल एक गवाह बनने के लिए आया हूं। बहुत लंबे समय से किसी ने 7वें स्तर के सवालों को चुनौती नहीं दी है। यह बूढ़ा आदमी केवल आज मौज मस्ती में शामिल होने के लिए यहां है। विवेक का चेहरा थोड़ा उतर गया। यहां गंगाधर के सम्मान को संभाले रखने के साथ कुछ चीजें खुलेआम नहीं की जानी चाहिए।
उसने आरव को बुरी नजर से देखा, लेकिन फिर उसने गंगाधर से एक सुखद चेहरे के साथ कहा, क्या मास्टर गंगाधर बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं? 7वें स्तर पर पहले से ही 5 साल से कोई गतिविधि नहीं हुई है। ये युवा केवल कितने वर्ष का है? यहाँ केवल टहलने के लिए आया है। क्या वो वास्तव में कुछ भी हलचल मचा सकता है? गंगाधर ने आरव को गहरे अर्थ से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि ये बूढ़ा आदमी भी कोई उम्मीद नहीं रखता है, फिर भी मैं भी किसी सुखद आश्चर्य की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं यहाँ केवल एक दर्शक बनने आया हूं। इतना कहते ही गंगाधर एक नाखुश आभा छोड़ी, मानो वो विवेक की व्यवहार से नाराज हो। उन्होंने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि आयर परिवार इसे मना नहीं करेगा, है ना? विवेक ने जल्दी से कहा, हिम्मत मत करो, हिम्मत मत करो। मास्टर गंगाधर को आमतौर पर आमंत्रित भी नहीं किया जा सकता। हमारा आयर परिवार आपके सामने दरवाजा बंद करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? स्वागत है, पूरी तरह से स्वागत है। विवेक बहुत उदास था। हर किमिया संप्रभु की स्थिति अविश्वसनीय रूप से असाधारण थी। भले ही गंगाधर केवल एक निम्न श्रेणी के किमिया संप्रभु थे, एक किमिया स्वामी विशेषज्ञ दर्शक बनने के लिए आ रहा था। विवेक गंभीरता से मना करने का कोई कारण नहीं ढूंढ सका। इसके अलावा वो आयर परिवार का जूनियर था और मना करने की योग्यता भी नहीं रखता था। लेकिन गंगाधर के यहां होने पर चाले खेलना बहुत अच्छा नहीं था। यह सच था कि आयर परिवार का परामर्श क्षेत्र निष्पक्ष होने के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस धरती पर ऐसा कौन सा स्थान था जहां वास्तव में सच्ची निष्पक्षता प्राप्त हो सकती थी? एक बहुत छोटी सी सीमा के भीतर विवेक अभी भी आयर परिवार की प्रतिष्ठा का उपयोग कुछ काम करने के लिए कर सकता था। लेकिन अगर गंगाधर यहां है तो विवेक ऐसा करने में असमर्थ होगा। इससे आयर परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती। प्रतिष्ठा के साथ आयर परिवार का 1000 क्वेरी वाल भी नहीं चल पाता। ये आयर परिवार के लिए एक भयावह झटका होगा परिवार। बेशक विवेक को विश्वास नहीं था कि आरव जैसा छोटा सा सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र वास्तव में 7वें स्तर के सवालों का जवाब भी दे सकता है। विवेक ने आरव की ओर देखा और एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, यह प्रतिष्ठित व्यक्ति वास्तव में इतना साहसी है, एक ही बार में 10 टैग ले रहा है। यहां तक कि सिटी लॉर्ड और लॉर्ड चेयरमैन में भी इतनी हिम्मत नहीं है। आरव ने हंसते हुए कहा, केवल 1000 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर, बस खेल रहा हूं। शायद इन 10 सवालों में से मैं शायद संयोग से 1 या 2 जान जाऊं। तुम सच में ऐसा कहने की हिम्मत कर रहे हो? 7वें स्तर के सवाल, यहां तक कि 5 साल पहले लॉर्ड चेयरमैन द्वारा प्रकाशित किए गए सवाल का भी आज तक किसी ने सफलतापूर्वक जवाब नहीं दिया है। तुम एक छोटे सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र वास्तव में ऐसी बेतुकी बातें करने की हिम्मत करते हो। विवेक आरव के अपमानजनक रवैये से बहुत नाखुश था। यह शब्द सुनकर गंगाधर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, भतीजे विवेक यहां आरव को देख रहे हैं। उन्होंने कल ही अल्केमिस्ट एसोसिएशन में उच्च रैंक वाले अर्ध किमिया राजा की परीक्षा पास कर ली है। अब वे पहले से ही आधिकारिक तौर पर उच्च रैंक वाले अर्ध किमिया राजा है। इसके अलावा उन्होंने कल पूरव को हराया। जब गंगाधर के शब्द निकले तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। एक 16 वर्षीय उच्च रैंक वाले किमिया राजा, ये किस तरह की अवधारणा थी? यहां तक कि विवेक भी दंग रह गए। उन्होंने केवल अपने अधीनस्थ को यह कहते हुए सुना कि 10 राज्य संगठन के एक शिष्य आए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आरव के पास वास्तव में कीमिया में इतनी ताकत है। पूरव उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। वो एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जिसे विवेक अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं हरा सकता था। लेकिन जिस लक्ष्य को पार करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उसे वास्तव में इस 16 वर्षीय युवा ने उनकी आंखों के सामने हरा दिया। यह थोड़ा बहुत झकझोरने वाला था, लेकिन यह ठीक इसलिए था कि वो जानता था कि गंगाधर आज यहां क्यों दिखाई दिया। यह युवक वास्तव में एक उच्च श्रेणी का अर्ध किमिया राजा है। हे भगवान, वो कीमिया का प्रशिक्षण कैसे लेता है? क्या यह भी बहुत भयानक नहीं है? इसके अलावा उसने सिटी लॉर्ड महल के पूरव को भी हराया। इसका मतलब यह नहीं है कि वो पहले से ही वर्तमान जूनियर पीढ़ी का नंबर 1 व्यक्ति है। वास्तव में नायक युवाओं से आते हैं। इन युवाओं को देखकर मुझे तुरंत लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। 16 वर्षीय उच्च श्रेणी का अर्ध किमिया राजा, भविष्य में वो एक शीर्ष किमिया संप्रभु अस्तित्व बनने के लिए बाध्य है। शायद उसके पास शून्य को चकनाचूर करने और दिव्य क्षेत्र पर हमला करने की संभावना भी है। गंगाधर के शब्दों ने भीड़ में बहुत हलचल मचा दी। गंगाधर ने मुस्कुराते हुए आरव को देखा और कहा, आरव, जब आपने पहले ही बैज प्राप्त कर लिया है तो आप इसे क्यों नहीं पहन रहे हैं? आरव ने अपना बैज थोड़ी देर के लिए रजिस्टर करने के बाद अंदर रख लिया। गंगाधर की बात सुनकर अब उसे छिपाना ठीक नहीं था। वो सिर्फ बैज निकालकर पहन सकता था। है, इस बच्चे को वाकई बैज पहनने की आदत नहीं है। मास्टर गंगाधर, कृपया बुरा न माने, आरव ने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम बदमाश हो। सच में मुझे यह कहते हुए अवाक कर दिया कि क्या कहूं। दूसरे लोग बैज लेते समय इसे खजाने की तरह मानते हैं, लेकिन तुम ही इसे घिसे पिटे जूतों की तरह फेंक देते हो। गंगाधर ने मुस्कुराते हुए डांटा।
आरव ने हल्के से और बिना कुछ बताए कहा, अब और समय बर्बाद मत करो, मुझे देखने दो कि इन 10 जेड पर्चियों के अंदर किस तरह के सवाल है। उसके ये कहते ही आरव बॉक्स नंबर 136 के ठीक सामने आ गया और दिव्य भाव से उस जेड स्लिप को पलट दिया। आरव की हरकतें देखकर गंगाधर की भी सांस रुक गई। टैग न 136, ये वो सामग्री थी जिसे लॉर्ड चेयरमैन ने प्रकाशित किया था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में गंगाधर जेड स्लिप के अंदर की सामग्री के बारे में बहुत स्पष्ट थे। आरव की जेड स्लिप की जांच करने की गति बहुत तेज थी। उन्होंने बस कुछ सांसों का इस्तेमाल किया और फिर इसे वापस रख दिया। ये कैसा है, कुछ हो पाएगा? गंगाधर पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। आरव रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और कहा, पहले मुझे दूसरों को देखने दो। जब गंगाधर ने स्थिति देखी तो वो खुद को हंसने से नहीं रोक पाए और कहा, तुम ये बदमाश लोगों को भी सस्पेंस में रखते हो। मैं तुम्हारे सामने वास्तव में असहाय हूं। भूल जाओ, भूल जाओ। तुम पहले एक नजर डालो। बच्चे, नहीं पता मतलब नहीं पता, बहुत अच्छा दिखावा कर रहे हो। भले ही तुम उच्च पद के अर्ध किमिया राजा हो, तो क्या हुआ? इन 5 सालों में कुल मिलाकर दर्जन भर से ज्यादा किमिया विशेषज्ञों ने नंबर 136 के सवाल को चुनौती दी थी। उनमें लॉर्ड चेयरमैन भी शामिल थे, लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ। तुम जैसे लोगों के साथ क्या तुम इसका जवाब ही दे सकते हो? विवेक ने मजाक उड़ाते हुए हंसा। हालांकि विवेक के शब्द कानों को अच्छे नहीं लगे, लेकिन वहां मौजूद सभी कीमियागरों ने चुपके से इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन आरव विवेक को व्यंग करते हुए कहा, वो तुम्हें बच्चा हो तो तुम अभी बस मध्यम चरण अर्ध किमिया राजा स्तर पर हो, फिर तुम्हें क्या कहा जाए? यह सुनकर विवेक गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया। आरव भी आगे बहस नहीं की, क्योंकि विवेक को जो झटका आरव देने वाला था, इस जुबान लड़ाई से कई गुना होगा। सिटी लॉर्ड परशुराम और अल्केमिस्ट एसोसिएशन चेयरमैन राजकिशोर, वे दोनों व्यावहारिक रूप से अंतहीन दुनिया के कीमिया पद के उच्चतम मानकों का प्रतिनिधित्व करते थे। जिन सवालों का जवाब वे भी नहीं दे सकते थे, उनका मतलब था कि वे हल नहीं हो सकते थे और अनुमान की श्रेणी में आ सकते थे। इस तरह के अनुमानों का अंतहीन दुनिया के मानकों के साथ जवाब देने का कोई तरीका नहीं था, सिवाय इसके कि वे इस बात से अनजान थे कि आरव के कीमिया मानक पहले से ही अंतहीन दुनिया के मानकों से बेहतर थे। आरव ने विवेक को और एक नजर देखा, लेकिन फिर वो एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, तीसरे यंग मास्टर विवेक, अगर मैं इस प्रश्न संख्या 135 का उत्तर दे सकता हूं, तो मैं लॉर्ड चेयरमैन के ऊर्जा पत्थर इनाम में से एक भी पैसा नहीं लूंगा। सब आपके आयर परिवार के लिए। क्या यह ठीक रहेगा? यह सुनकर विवेक की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने पूछा, तुम्हारे पास क्या शर्तें हैं? स्काई मैपल को रिहा करो और तुम उससे माफी मांगो। आरव ने शांत भाव से कहा। विवेक ने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आरव ऐसा कहेगा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, है वो बूढ़ा आदमी चुनौती में विफल हो गया और उसने मेरे जेड पवेलियन की प्रतिष्ठा को भी बदनाम किया। उसे स्वाभाविक रूप से आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। मेरा आयर परिवार कई हजार सालों से अशोक नगरी में खड़ा है। हम जिस चीज पर भरोसा करते हैं वो है प्रतिष्ठा। उसे जाने देना इतना आसान कैसे हो सकता है जब तक कि वो बूढ़ा आदमी खुद आगे आकर ये स्वीकार करने को तैयार न हो कि उसने आयर परिवार की बदनामी की है। विवेक ने देखा कि आरव के पास एक सोची समझी योजना थी, लेकिन विवेक ने हार मानने से इनकार कर दिया और प्रतिष्ठा शब्द को आगे बढ़ा दिया। उसने शुरू में सोचा था कि आरव बहुत गुस्से में आ जाएगा, लेकिन आरव ने बस अपना सिर हल्के से हिलाया और कहा, तो फिर इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। तीसरे यंग मास्टर को जल्दी से जल्दी जाकर ऊर्जा पत्थर को उठाना चाहिए। मुझे डर है कि आपका आयर परिवार थोड़ी देर में इतने सारे ऊर्जा पत्थर नहीं ला सकता, वरना आपकी परिवार की प्रतिष्ठा गिरने वाला है। आरव का शांत और संयमित व्यवहार ऐसा था मानो सब कुछ नियंत्रण में हो। उसके व्यवहार को देखते हुए 7वें स्तर का प्रश्न संख्या 136 उसकी नजर में बकवास के ढेर जैसा था। बेशक ये ऐसा नहीं था जैसा कि दूसरे लोग इसे देखते थे। वास्तव में ये प्रश्न आरव की नजर में बकवास के ढेर थे। आरव का उद्देश्य बहुत सरल था, जो कि 1000 क्वेरी वाल को चुनौती देना था। वो उन्हें तब तक चुनौती देना चाहता था जब तक आयर परिवार दिवालिया न हो जाए। ये ऊर्जा पत्थर पुरस्कार आयर परिवार के प्रभार में थे, लेकिन वे वहां अछूते नहीं रह सकते थे। आयर परिवार स्वाभाविक रूप से इतना मूर्खतापूर्ण काम करने को तैयार नहीं था। वे निश्चित रूप से उन ऊर्जा पत्थरों का उपयोग अन्य कामों के लिए करेंगे, लेकिन इन कई हजार सालों में जितने भी कीमियागरों ने सवालों के जवाब दिए, आयर परिवार ने इनाम की राशि के हिसाब से पूरी राशि का भुगतान किया। कभी भी कोई राशि कम नहीं हुई, भले ही सवाल उठाने वाला व्यक्ति पहले से ही मर चुका हो। यह भी ठीक इसी वजह से था कि आयर परिवार अपनी शक्तिशाली प्रतिष्ठा सुनिश्चित कर सकता था। आरव को लंबे समय से पता था कि आयर परिवार की प्रतिष्ठा पहले से ही लोगों के दिलों में गहराई से अंकित थी। इसलिए उसने आयर परिवार की प्रतिष्ठा के मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए
सामने आकर सीधे तौर पर टकराव नहीं किया। इस तरह दूसरे लोग बस विश्वास नहीं करेंगे, वो इसके बजाय आयर परिवार को बदनाम करने वाला एक नीच चरित्र बन जाएगा। गंगाधर जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी आयर परिवार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने के लिए सामने नहीं आएगा। आरव की तो बात ही छोड़िए, जिसके शब्दों का कोई वजन नहीं था। इसलिए आरव ने दूसरा रास्ता खोज लिया। वो लगातार सवाल उठाता जा रहा था। वो आयर परिवार को इतनी सारी उपलब्ध ऊर्जा पत्थर को खत्म करने में असमर्थ बनाने जा रहा था। आरव को विश्वास नहीं हुआ कि अंत में आयर परिवार ने लोगों को रिहा न करने की हिम्मत की। आरव ने ऐसा करने की हिम्मत केवल अपनी कीमियागिरी में अतुलनीय रूप से दुर्जेश शक्ति के कारण की। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वे इस तरह की चरम विधि का उपयोग करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? जब विवेक ने आरव की बातें सुनी तो उसने इसे मजाक में लिया और उदासीनता से कहा, यदि आप में क्षमता है तो मेरे आयर परिवार को इतनी सारी ऊर्जा पत्थर निकालने में असमर्थ बना दे। यहां बहुत सारे कीमियागर देख रहे हैं, केवल बातें मत करो। कौन बड़ी बातें करना नहीं जानता? कई लोगों ने आरव को ऐसे अहंकारी शब्द कहते देखा और सभी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हाँ, अभी भी युवा और उतावला। भले ही वो भगवान राजकिशोर के प्रश्न का वास्तव में उत्तर दे सके, लेकिन सामने आने वाली समस्याओं को हल करना इतना आसान कैसे हो सकता है? अहंकार की भी एक सीमा होती है ना? इन कई हजार सालों में हजार क्वेरी वॉल ने सिर्फ 100 से ज्यादा सवाल ही जमा किए हैं। अगर वो उन सभी के जवाब दे देता तो क्या इन 1000 सालों में कीमिया के महारथी उसके लिए जूते उठाने के भी लायक नहीं होते? हाँ, युवा लोग स्वर्ग और धरती की विशालता को नहीं जानते। उसका रवैया अभी भी समझा जा सकता है। आरव ने खंडन नहीं किया। उसने बस अपना सिर थोड़ा हिलाया और नंबर 136 जेड स्लिप की जांच करने लगा। आरव की जांच करने की गति बहुत तेज थी। उसने बस एक छोटा सा स्कैन किया और उसे नीचे रख दिया। आरव की हरकतों को देखकर दूसरों को और भी ज्यादा लगा कि आरव दिखावा कर रहा है। 1000 क्वेरी वॉल के 7वें लेवल के सभी सवाल अतुलनीय रूप से गहरे थे। इसे समझने में भी बहुत लंबा समय लगा। आरव ने जेड स्लिप को नीचे रखने से पहले बस कुछ सांसें ली। उसने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा वो उनका जवाब कैसे दे सकता था। गंगाधर भी आरव की हरकतें देखकर निराश हो गया था। अपने दिल में स्वाभाविक रूप से उसे विश्वास नहीं था कि आरव इन सवालों का जवाब दे सकता है, लेकिन कल आरव के प्रदर्शन के बारे में सोचकर उसके दिल में किसी तरह कुछ और उम्मीद जगी। यही मूल कारण था कि वो आने को तैयार था। पूरव की तरह ही गंगाधर ने भी वो वीडियो देखा जिसमें आरव की गोलियों को नए सिरे से परिष्कृत करने की रिकॉर्डिंग थी। कला के अद्भुत काम का उपयोग करना इसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त था। इस तरह के परिष्कृत मानकों को, यहां तक कि वो एक कीमिया संप्रभु, उन्हें प्राप्त करने में असमर्थ था। गंगाधर बहुत उत्सुक था। किस तरह का व्यक्ति ऐसे स्वर्ग विरोधी जूनियर का पालन पोषण कर सकता है? बहुत जल्द आरव ने नंबर 127 जेड पर्ची नीचे रख दी। इसे उसने सभी प्रश्नों को पूरा करने के लिए पढ़ा हुआ माना। आरव, ये 10 सवाल अविश्वसनीय रूप से कठिन है। शायद आप इतने कम समय में विस्तार से अध्ययन भी नहीं कर सकते। जेड पवेलियन में अलग अलग कमरे और गोली शोधन कक्ष है। आप उत्तर देते समय प्रयोग कर सकते हैं। गंगाधर ने याद दिलाया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि आरव इतने कम समय में इन सवालों के जवाब दे सकता है। उसने आरव से पहले पूछा था। बस ये पूछना चाहता था कि क्या आरव को उत्तर देने की कोई उम्मीद है, और तुरंत उत्तर नहीं देना चाहता था। चेयरमैन के सवाल का उसने खुद भी बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया था। वो इसे थोड़ा अध्ययन करने के लिए बाहर भी ले जाता था कभी कभी, लेकिन वो अभी भी सही दृष्टिकोण नहीं खोज पाया था। भले ही आरव और भी भयानक होता, लेकिन इतनी जल्दी उत्तर देना भी संभव नहीं था। लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। तीसरे युवा मास्टर आयर परामर्श दल को यहां बुलाओ। मैं एक ही बार में उत्तर पूरा कर दूंगा। इससे परेशानी भी नहीं होगी। जैसा कि मास्टर गंगाधर भी यहां, फिर मेरे लिए गवाह बनो। क्या तुम अभी जवाब देना चाहते हो? यहां 1000 से ज्यादा कीमियागर देख रहे हैं। इतने सारे लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। विवेक आरव की हरकतों से सदमे में आ गया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस इतने सारे लोगों के सामने जवाब देना चाहता हूं। वरना क्या हर कोई चूक नहीं जाएगा? बहुत हो गई बकवास। मैं अभी जेड स्लिप्स पर लिखने जा रहा हूं। जेड पर्चियां तैयार थी। आरव ने सहजता से एक जेड पर्ची उठाई और नंबर 136 का हल लिखना शुरू कर दिया। इस तरह के लेखन में बहुत अधिक समय नहीं लगता। आरव ने जेड पर्ची लिखना जल्दी ही पूरा कर लिया। आरव ने भी देर नहीं की, सीधे दूसरी जेड पर्ची उठाकर लिख दी। जब विवेक ने यह दृश्य देखा तो वो अंदर ही अंदर ठिठुर कर हंस पड़ा। भले ही तुम स्वर्ग को नकार रहे हो, क्या तुम वाकई इन सभी 10 सवालों के जवाब दे सकते हो? अगर ऐसा सच में होता तो क्या मेरा आयर परिवार ये 1000 प्रश्नवाल लगाकर मजाक नहीं करता? जाओ, परामर्श दल के 3 बुजुर्गों को यहां बुलाओ। विवेक ने निर्देश दिया।
चूंकि आरव शर्मिंदा होना चाहता था तो उसे बस अपमानित होने दो। जब तीनों बुजुर्गों ने सीधे तौर पर उसके जवाब को खारिज कर दिया तो देखिए उसने और क्या कहा। बहुत जल्द 3 कीमिया संप्रभु विशेषज्ञों को मुख्य हॉल में आमंत्रित किया गया। इस तरह मुख्य हॉल में 4 कीमिया संप्रभु विशेषज्ञ थे। इसके अलावा परामर्श टीम में एक मध्यम श्रेणी का कीमिया संप्रभु भी था। इस तरह की लाइनअप को असाधारण माना जा सकता है। यिल, गंगाधर, तुम भी यहां क्यों हो? कीमिया सॉवरेन विशेषज्ञों में से एक ने आश्चर्य से पूछा। है मानस, मैं आज इस लड़के के लिए यहां हूं। गंगाधर ने आरव की ओर इशारा किया जो वर्तमान में जेड स्लिप्स पर लिख रहा था। मानस तीनों ने आरव की ओर देखा और उनकी निगाहें अनायास ही तीव्र हो गई। ये युवक कौन है? वास्तव में एक ही बार में 10 सातवें स्तर की समस्याओं को चुनौती देने वाला। वे आरव की उदारता से आश्चर्यचकित थे, आरव की हिम्मत से नहीं। इन 3 लोगों के दृष्टिकोण से आरव केवल हास्यपूर्ण था, सिवाय इसके कि वे समझ नहीं पाए कि गंगाधर, जो कीमिया संप्रभु विशेषज्ञ थे, एक बच्चे के साथ यहां खिलवाड़ क्यों करेंगे। 3 बुजुर्ग, उन्हें आरव कहा जाता है, लोगों को प्रभावित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले। ये केवल बुजुर्ग गंगाधर के चेहरे के कारण था कि मैंने 3 बुजुर्गों को आपकी भव्य उपस्थिति को मुख्य हॉल में ले जाने के लिए आमंत्रित किया। ओह, ये ठीक है, हमें आयर परिवार की नियुक्ति मिली है, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से कुछ प्रयास करने होंगे। बूढ़ा भाई गंगाधर हमारे यहां आने के योग्य है। बस बात यह है कि ये युवक किस परिवार का बच्चा है, बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहा है। बूढ़ा भाई गंगाधर, आप भी उनके साथ क्यों झगड़ा करने जा रहे हैं? मध्यम श्रेणी के कीमिया स्वामी ने कहा। है, बूढ़ा भाई ज्ञानेश निर्णय में गलती न करें। इस युवक में कुछ क्षमताएं हैं। एक बार में 10 प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर उनमें से एक का उत्तर दिया जाए तो मुझे लगता है कि इसकी संभावना है, गंगाधर ने कहा। जब ज्ञानेश नामक जूरी ने गंगाधर की बातें सुनी तो वो थोड़ा अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। गंगाधर किस तरह का व्यक्ति था, वो बहुत स्पष्ट था। गंगाधर का आचरण विवेकपूर्ण था और गोलियों को परिष्कृत करते समय वो बहुत अनुभवी और जोरदार भी था। वो कभी भी तुच्छ बातें नहीं करता था। आज उसने वास्तव में सबके सामने एक युवा की इस तरह प्रशंसा की। क्या यह हो सकता है कि ये युवा वास्तव में असाधारण था? अन्य 2 भी आरव को आंकने से नहीं बच सके, लेकिन वे थोड़ी सी भी असाधारण बात नहीं समझ पाए। इसके अलावा आरव की जेड पर्चियों को लिखने की गति बहुत तेज थी। कोई भी कैसे भी दिखे, ये शरारती होने जैसा था। 7वें स्तर के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनमें से किसी एक को बहुत अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होगी। कौन उसके जैसे उत्तर देगा? यदि आरव ने पहले किसी को चुनौती दी और बहुत अधिक शोध करने के लिए वापस चला गया, फिर अब फिर से चुनौती देने के लिए वापस आया, तो इससे कोई कारण नहीं बनता आलोचना की। लेकिन एक बार में 10 सवालों के जवाब देने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था। बूढ़े भाई गंगाधर, ये मजाक नहीं हो सकता। 7वें स्तर के सवाल किस हद तक कठिन है आप जानते हैं। वो जो अभी भी अनुभवहीन है उनका जवाब दे सकता है, ज्ञानेश ने अविश्वास में कहा। गंगाधर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वो जवाब दे सकता है या नहीं, मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो वाकई जवाब दे सकता है। ये हो गया। ज्ञानेश ने फिर से पूछा ही था कि आरव की आवाज आई। हिस। मौजूद सभी कीमियागरों ने ठंडी सांस ली। क्या जवाब देने की ये गति थोड़ी ज्यादा तेज नहीं थी? है, ये लड़का वाकई इतना हिम्मत वाला है कि 4 कीमिया संप्रभु विशेषज्ञों को इसके साथ खिलवाड़ करने पर मजबूर कर सकता है। आश्चर्य है कि मास्टर ज्ञानेश, उन तीनों के चेहरे पर एक पल में किस तरह का भाव होगा। इतनी तेज गति लोगों को पूरी तरह से बेवकूफ बना रही है। 7वें स्तर के सवालों का जवाब इतनी जल्दी कैसे दिया जा सकता है? हालांकि इस नौजवान की ताकत खराब नहीं है, फिर भी इसके स्वभाव को संयमित करने की जरूरत है। लोगों को प्रभावित करने के लिए सनसनी फैलाना वाकई बहुत शर्मनाक है। आरव को इतनी जल्दी जेड स्लिप पर लिखते देख उन कीमियागरों की दिलचस्पी पहले ही खत्म हो गई थी। अगर यहां कई कीमिया विशेषज्ञ न होते तो शायद वे देखने की भी जहमत नहीं उठाते। युवक, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हम जैसे कुछ बुजुर्गों को बेवकूफ नहीं बना रहे हो? हालांकि बूढ़ा भाई गंगाधर तुम्हें बहुत सम्मान देता है, लेकिन तुम्हें भी अपने अंदर मर्यादा का भाव रखना चाहिए, कीमिया संप्रभु ज्ञानेश ने गहरे अर्थ के साथ कहा। हो, आरव सीनियर्स को बहकाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैंने सही उत्तर दिया या नहीं, सीनियर्स को थोड़ा मूल्यांकन करने के बाद पता चल जाएगा। बस इतना ही। सीनियर्स अपने विवेक के खिलाफ जाकर उनका न्याय नहीं करते और यही ठीक रहेगा, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। जब आरव के शब्द निकले तो ज्ञानेश और दोनों दिल से चौंक गए। वे तीनों वास्तव में आयर परिवार के अधीन नहीं थे। वे केवल आयर परिवार की ओर से इस 1000 प्रश्नवाल पर किले को संभाल रहे थे। आयर परिवार की ये परंपरा पहले से ही थी। परामर्श दल हर 5 साल में एक बार बदल जाता था। आमंत्रित किए गए कीमिया के विशेषज्ञों का आयर परिवार से कोई भी संबंध नहीं था। इस तरह
ये सबसे बड़ी सीमा तक निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। यह भी ठीक इसी संबंध के कारण था कि यद्यपि आयर परिवार अब कमजोर हो गया था, लेकिन ये इस अशोक नगरी और यहां तक कि पूरे अंतहीन दुनिया में एक बेहद शक्तिशाली गुट था। इस तरह का दृष्टिकोण गलत नहीं था। यह सिर्फ इतना था कि ज्ञानेश तिकड़ी को पूरे साल आयर परिवार की नियुक्ति मिली। उन्हें स्वाभाविक रूप से आयर परिवार से काफी लाभ छीनना पड़ा। विवेक ने उन्हें किसी छोटी सी बात के कारण कुछ समय के लिए परेशान किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें मना करना अच्छा नहीं लगा। आरव के पहले के शब्द उन्हें हल्के से इशारा कर रहे थे, लेकिन ये सभी लोग उम्र के साथ अनुभवी और चतुर थे। वे स्वाभाविक रूप से इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाएंगे। हाँ, अच्छा, वास्तव में नायक युवाओं से आते हैं। ये बूढ़ा आदमी पहले देखेगा कि आपका उत्तर समझ में आता है या नहीं। जैसा कि उसने कहा, मास्टर ज्ञानेश नंबर 136 का उत्तर लेने जा रहा था। बूढ़े भाई ज्ञानेश, यह प्रश्न नंबर 136 लॉर्ड चेयरमैन द्वारा जारी किया गया था। गंगाधर असमर्थ है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं पहले इसे जांचने के लिए आगे बढ़ सकता हूं? गंगाधर ने अचानक पुकारा। किमिया संप्रभु ज्ञानेश स्तब्ध था, लेकिन उसने सिर हिलाया और कहा, चूंकि बूढ़ा भाई गंगाधर इस मूड में है, तो आपको पहले देखने देने में क्या बुराई है? ज्ञानेश को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आरव इसका उत्तर दे सकता है। हाँ, तो मैं बूढ़े भाई ज्ञानेश को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि उसने कहा, गंगाधर ने आरव को एक लंबी सार्थक नजर से देखा और आरव द्वारा लिखे गए नंबर 136 का उत्तर उठाया। गंगाधर की दिव्य भावना जेड स्लिप में डूब गई। शुरुआत में वो अभी भी शांत और संयमित दिख रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ गंगाधर की भौहें धीरे धीरे एक दूसरे से सटती चली गई। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो वे उत्सुक हो गए। क्या यह हो सकता है कि इस लड़के के उत्तरों में अभी भी कुछ दम है? लेकिन विवेक ने मन ही मन ठहाका लगाया। इन दो लोगों का दो व्यक्ति वाला अभिनय वास्तव में यथार्थवादी था, यहां तक कि वह भी मूर्ख बन गया। बस इतना ही था कि अंत में अभी भी सच बोलना जरूरी था। क्या बूढ़े भाई गंगाधर, क्या यह संभव है कि इस उत्तर में अभी भी कुछ दम है? हालांकि ज्ञानेश गंगाधर से पूछ रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था। वास्तव में उसके विचार विवेक के विचारों से लगभग समान ही थे। यह था कि गंगाधर और आरव दो व्यक्ति का नाटक कर रहे थे। हाँ, तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। अचानक गंगाधर पागलों की तरह हंसने लगा। उसका पूरा शरीर बेहद उत्साहित दिखाई दे रहा था।